तो क्लास 12 हम लोग जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आज की टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। और उससे पहले आरंभ बैच शुरू हो चुका है। अब आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं दिखाई देती होगी, और जो भी आता है इस समय प्रीमियम होके आता है, जैसे 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे में देख लिए तो ठीक, नहीं तो फिर वो हट जाएगा वहाँ से। तो कक्षा 12 का कोई भी वीडियो इस समय जो है यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। सारे कहाँ चले गए हैं? कोर्स में। अभी केवल 11th का हम लोग दे रहे हैं, 11th का केवल एज अ डेमो करने के लिए। तो प्रचंड बैच भी इसका आ चुका है, लगभग 999 इसकी भी फीस है। कक्षा 11 के भी अगर आपके संपर्क के कोई बच्चे हैं क्लास 11th में ऑनलाइन घर पर रह के पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी क्लास 12th का 999 है। एज अ डेमो वीडियो के लिए हम लोग 99 का भी लेके आए हैं, जिसमें एक चैप्टर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। लेकिन 99 के बाद फिर से आपको 999 का ही परचेस करना पड़ेगा। और इसके बाद इस बार एक समर ऑफर लेके आए हैं, जिसमें अगर कोई बच्चा 999 वाला कोर्स जो है परचेस करता है तो गर्मी की छुट्टी में, चूँकि स्कूल बंद है, तो आप ऑफलाइन यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। तो गर्मी की छुट्टी में इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आप 999 का कोर्स परचेस किए रहें, है ना। और बाकी परचेस कैसे करना है तो surprise.org.in/कोर्स पर जाना है। ऑटोमेटिक आपको जैसे परचेस, जैसे खरीदारी करते हैं वैसे परचेस करके रख देना है, ठीक। चलिए, आज की टॉपिक है हमारी तो हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब का आपेक्षिक पार्सिंग इससे पहले वाले जो अणुसंख्या गुणधर्म था पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उससे संबंधित सवाल आप लोग जो है कितना न्यूमेरिकल लगा लिए हैं? अभी उतना ही पार्सिंग, तब से नहीं लगा एक भी? कितना लगा है आप? 38। और आप लोगों में 40। आप चलो ठीक है, 40, 42, 50। और ऑन एवरेज जहाँ पूरे चैप्टर में बच्चे जो है 40 न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते, उसमें आप केवल पराशरण दाब। ओवरऑल कितना हो गया लगभग? कोई है जो 150 से ऊपर न्यूमेरिकल लगा चुका हो? हाथ उठाए। मतलब सांद्रता का भी मिला के और पराशरण दाब का भी मिलाकर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यह वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसमें देखिए 3 शब्द दिए गए हैं। 3 शब्दों पर हमें गौर करना है। 3 क्या, मैं तो कहूँगा 4। एक छोटा सा वाष्प, इस पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे। फिर है वाष्प दाब, फिर है एक अवनमन और एक अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प क्या है आप जान ही रहे, द्रव और गैस के बीच की अवस्था। द्रव से गैस तक बनने में एक मध्य की अवस्था आती है।
जिसे वाष्प कहते हैं। वाष्प जिसे दाब लगाकर द्रव में बदला जा सकता हो। गैस जिसे दाब लगाकर वाष्प में बदला न जा सके, है ना। अच्छा, गैस ये इस यहां तक जाने के लिए एक टेम्परेचर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। तो द्रव और वाष्प, अब यहां द्रव से वाष्प में कैसे बदला जाए, तो द्रव से वाष्प में किस प्रकार से बदला जा सकता है, गर्म करके। द्रव से वाष्प को बदलने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और उसी घटना को हम लोग वाष्पन भी कहेंगे। तो यहां से एक टॉपिक आती है वाष्पन, वेपराइजेशन, है ना, वेपर जो भी स्पेलिंग रहे इसका। तो वाष्पन होता क्या है कि कोई विलयन तो इसके ऊपर हर एक, चाहे विलयन हो, चाहे विलायक हो, चाहे विलय हो, चाहे कोई द्रव हो पर्टिकुलर, निचली सतह से लेकर ऊपरी सतह तक इसके पास, जैसे मान लेता हूं ये मेरा H2O है, तो निचली सतह से लेकर ऊपरी सतह तक इसके पास H2O के कई लेयर होंगे। H2O के ऊपर H2O, H2O के नीचे H2O, H2O के आगे H2O, H2O के पीछे H2O, है ना। अच्छा, H2 जल वाले में एक और केस हम जानते हैं कि इसके H2O और H2O के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। मान लो बहुत सारे द्रव है, बहुत सारे लिक्विड है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो काम नहीं करता, तो उनके अंदर जो बॉन्ड काम करता है, जो बंध काम करता है, जो बल काम करता है, उसको हम अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं, जो कि द्रव का ठोस से की अपेक्षाकृत कम और गैसों की अपेक्षाकृत ज्यादा लगता है द्रव में, ये सब हम जानते हैं। तो H2O के कई लेयर हैं, लेकिन हर एक समय में एक समय ऐसा आएगा जब ऊपरी सतह पर H2O की जो लेयर होगी उसके ऊपर कोई H2O नहीं होगा। फिर एक फिजिक्स में लॉ जाते हैं, ससंजक बल और असंजक बल। द्रव के भीतर, अणुओं के भीतर दूसरे जल का ही जल के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो कैसा है, और जल का जो वायुमंडल में जो बल लग रहा है वो कैसा है, असंजक बल। एक बात हम समझते हैं कि जब ससंजक बल कमजोर होगा भीतर वाला और असंजक बल स्ट्रांग होगा, तो जल का अणु जल की सतह पर नहीं रहेगा, वायुमंडल में आ जाएगा कि नहीं। तो इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। बहुत सारे जल के अणु हैं इसमें, और यहां पर H2O का एक ऊपरी लेयर का क्या है, अब एक शब्द आता है क्वथन और क्वथनांक। ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जब जल या द्रव के भीतर का दाब, देखो तीन स्थितियां हैं मैंने बताया, भीतर का दाब, जब बाह्य दाब से अधिक हो, नंबर एक। नंबर दो, भीतर का दाब जब बाह्य दाब से कम हो, और तीसरी स्थिति क्या आ सकती है, जब भीतर का दाब
बाह्य दाब के बराबर हो। इस स्थिति को हम लोग समझते हैं कि जब भीतर का दाब, देखो क्वथनांक कहता क्या है कि जब किसी द्रव के भीतर का दाब, और क्वथनांक के पास तो आएंगे, लेकिन इसमें अभी हमने ससंजक बल और उसके भी कॉन्सेप्ट को समझा। भीतर का दाब ज्यादा है, यानी बाकी अणु ऊपर वाले सतह के अणुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं, और बाहर का दाब कम है, तो इस अणु का वाष्पन होना स्थिति दिख रहा है कि ये लिक्विड ही अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में ही रहेगा। यानी कि जब इस स्थिति में हमारा जो द्रव अणु ही रहेगा। अणु कैसा रहेगा? द्रव ही रहेगा। यही अणु जब भीतर का दाब कमजोर हो जाए और बाह्य दाब अधिक हो जाए, है ना, तो उस स्थिति में ये अणु कैसा रहेगा? वाष्पित हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। और जब भीतर का दाब और बाह्य दाब दोनों बराबर हो जाए तो द्रव रहेगा कि वाष्प रहेगा? इसी स्थिति की कंडीशन के लिए हम लोग क्वथनांक पढ़े हैं कि किसी भी द्रव का वह न्यूनतम ताप, या द्रव को दिया गया वह न्यूनतम ताप जिसमें द्रव के भीतर का दाब द्रव के बाहरी दाब के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में अणु वाष्पित होने लगते हैं। यह घटना क्वथन व न्यूनतम ताप क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अभी टेम्परेचर का काम ही यही है कि जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो भीतर का दाब धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, है ना। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, मान लो ये अणु है, अब इसका जो दाब है या जो क्वथन है या जो टेम्परेचर है इतना कर दिया गया कि इसके अंदर का जो इसको जो आकर्षण बल खींच रहा है वो बाहरी आकर्षण बल से कैसा हो गया? कमजोर हो गया। तो उसी क्षण ये कैसा बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। यानी कि ये जो द्रव है वो वाष्प बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं उत्क्रमणीय लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी ये गया नहीं अपनी स्थिति छोड़ के, अब बस जाने वाला है, लेकिन अचानक इसका मूड बदल गया। अचानक से ऐसी कंडीशन हो गई कि बाहरी दाब ज्यादा, भीतरी दाब ज्यादा, बाहरी कम, तो अणु फिर से कैसा हो जाएगा? लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। मान लीजिए ये किस अवस्था में आया है? मान लीजिए आ गया यहां, ठीक, और जैसे ये यहां आया, यहां का जो द्रव है जो जस्ट उसके नीचे है वो उसकी जगह ले लेगा। बोलिए हाँ या ना? जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर गया, इसके स्थान पर ये अणु, उसका जो दूसरा अणु है वो आ जाएगा। अब ये पात्र हमने कर दिया बंद, ठीक। अब इसके पास दो स्थिति है, द्रव से अभी यह वाष्प में बदला है जो कि वाष्पन दिखाया, और वाष्प से ये पुनः द्रव में बन जाए जो कि क्या कहलाएगा? द्रवण। अगर वाष्प से पुनः कैसा बन जाए? द्रव। तो ये जो अणु वापस इस जगह पे आ रहा है, अभी ये अणु, अब देखना, ये बन गया क्या? वाष्प। क्या बन गया? वाष्प। और ये कैसा आ गया? ये द्रव, ठीक। और यही वाष्प अब जो है इसके ऊपर एक दाब लगा रहा है। किसी अणु का वाष्प में परिवर्तित होते समय, यानी कि वाष्पन होते समय, उसके स्थान पर आए किसी अणु पर उस वाष्प के द्वारा एक दाब लगाया जाता है। इसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। मान लो ऐसे सभी अणु पहली लेयर के
हो रहे हैं? वाष्पित हो रहे हैं। और उन सब की जगह एक नए अणु आ रहे हैं, और उन नए अणु पर सभी वाष्पित अणु क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। तो वो सभी क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। अब मान लो ये सारी चीजें देखिए इस जगह पे वाष्पित हो चुका है, और इन सभी वाष्पित अणुओं के द्वारा इसके सतह पर क्या लगाया जा रहा है? दाब लगाया जा रहा है। इसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मान लीजिए मैंने एरिया ही कम कर दिया, अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अणु जितना हमने क्या लिया है? एरिया लिया है। अब ये एरिया ही मैं कम कर दे रहा हूं। और अब की बार 8 अणु ही है H2O के। इसमें कितने थे? अब ये 8 अणु वाष्पित होंगे, स्पेस में जाएगा। उसी समय ये नीचे के द्रव पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। तो बस हमको ये बात बता दीजिए कि किस पात्र में वाष्प दाब ज्यादा लग रहा है? जिसमें अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जिसमें ज्यादा है, इसी को हम लोग ये कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगली बात हमको यह समझ में आ रही है कि जो वाष्प दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। फिर से समझ लेते हैं। वाष्पन की घटना डिपेंड करती है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। वाष्पन की घटना डिपेंड करती है कितने ज्यादा अणु पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल डिपेंड करता है कि वो बताता है कि कितने ज्यादा अणु हैं। एक गिलास पानी हमने रखा और यहां मेज पर लाके रख दिया, मेज पर रख रहे हैं, एक दिन पढ़ा रहा हूं, कल फिर आऊंगा क्लास लेने तो उस गिलास में पानी हमको मिलेगा। बोलो हाँ या ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन उसी एक गिलास पानी को मैंने पूरे फर्श में फैला दिया। अब बताइए कल आऊंगा तो वो पानी का अणु हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, खत्म हो जाएगा। क्यों? गिलास का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था कितना कम था। अब मैंने फैला दिया, सारे अणुओं की संख्या बढ़ गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी तो वाष्प दाब ज्यादा लगेगा। ये बात आप समझे ना? वाष्पन की क्रिया जितनी ज्यादा होगी तो वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो वाष्प दाब डिपेंड कर रहा है जिस पर? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? अणुओं की संख्या। सारी बातें समझना और सारे कॉन्सेप्ट को समझना। अब हमने क्या किया, तो वाष्प दाब डिपेंड करता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होते हैं अणुओं की संख्या। एक शब्द आता है अवाष्पशील विलय। चूंकि मैं विलयन पढ़ रहा हूं, अवाष्पशील विलय ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि ऐसा विलय पदार्थ जो ताप द्वारा वाष्पित ना हो। अब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो ताप द्वारा द्रव या गैस में कन्वर्ट ना हो सके। तो इसको हम लोग विलयन के केस में ये समझते हैं कि विलयन में दो घटक कण होते हैं, विलायक और विलय। अगर मेरे विलायक का क्वथनांक
अगर हमारे विलायक का क्वथनांक बहुत 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 कम है, किसकी अपेक्षा? विलयन के क्वथनांक की अपेक्षा। ध्यान से समझना। तो जैसे ही आप ताप दोगे तो सबसे पहले वाष्पित कौन होगा? जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी। अब जिसका क्वथनांक बहुत दूर है, बहुत ज्यादा ताप देने पे जो है वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, तो वो तो बहुत टाइम लगाएगा ना। तो जैसे ही आप हल्का सा भी गर्म करेंगे, मान लो विलेय और विलायक, ये विलयन है और ये कितने अणुओं से मिलके बना हुआ है? विलेय और विलायक। और इसमें भी विलायक कौन है? H2, जिसका क्वथनांक भैया कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अंदर हमने क्या मिला है? विलेय। और विलेय का क्वथनांक 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 8000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब हमने उसको घोल दिया, अब हमने हल्का सा भी टेम्परेचर दिया, 60 डिग्री 70 डिग्री धूप में रख दिया, तो क्या वो विलेय का अणु वाष्पित होगा? नहीं होगा भैया, सीधी सी बात है। जल के अणु सारे खत्म हो जाएंगे लेकिन विलेय का अणु वाष्पित, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। तो ये भी कह देना कि केवल कि जो वाष्पशील ही ना हो वो अवाष्पशील है, इसके भी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। वाष्पशील, ऐसे इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं है जिसको वाष्पित ना किया जा सकता हो। बस आप बढ़िया ढंग का टेम्परेचर ला दीजिए। तो अवाष्पशील का अर्थ ये थोड़े है कि वाष्पित ही ना हो। अवाष्पशील का अर्थ है कि विलायक का क्वथनांक इतना ज्यादा है विलेय से कि टेम्परेचर मिलते ही विलायक का अणु वाष्पित होगा, विलेय का अणु वाष्पित नहीं होगा, तो वो वहीं रह जाएगा, है ना। जैसे पानी में नमक को घोल दीजिए, NaCl को, तो क्या NaCl का क्वथनांक नहीं है? क्या NaCl का गलनांक नहीं है? आप जब NaCl का अध्ययन करिए, भौतिक गुण पढ़िए, तो उसमें जाके मिलेगा आपको कि उसका भी अपना जो है क्या है, गलनांक भी है, क्वथनांक भी है। तो विलायक का क्वथनांक विलेय के क्वथनांक से क्या हो? बहुत कम हो, तो वो आसानी से वाष्पित हो जाएगा। समझ आएगी ना। अब हम वापस आते हैं, अपना हमारा वाष्प दाब जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अगले कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं। अब हमने एक विलायक लिया है, क्या लिया है भैया? विलायक लिया है। और विलायक हमारा कौन है? वही पुराना विलायक है। और अधिकांश जगह पर विलायक कौन है? जल। और मैंने एक अवाष्पशील विलेय लिया। तो जैसे ही अवाष्पशील विलेय, इसमें मैंने क्या मिला? अवाष्पशील, क्या मिला? अवाष्पशील विलेय। अब वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और ये बन गया हमारा क्या? वही कॉन्सेप्ट कि विलयन तो वो है जो समांगी मिश्रण है, यानी जो अवाष्पशील विलय हमने मिलाया वो विलायक में हर जगह, हर एक स्थिति, हर एक दायरे में जाके क्या हो चुका है? घुल मिल चुका है। अब हम आते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विलायक का भी अणु होगा और विलेय का भी अणु होगा। विलायक के अणु को मान लेता हूं मैं, ऐसे दिखाता हूं, विलेय के अब जरा बैक में आता हूं मैं कि जब तक मैंने अवाष्पशील विलेय को नहीं मिलाया था तब तक विलायक का अणु, जो विलायक था, उसका अपना एक वाष्प दाब रहा होगा। बोले हाँ या ना? उसका क्या रहा होगा? अपना वाष्प दाब रहा होगा। मान लेता हूं कि इसका वाष्प दाब कितना था? माना इसका वाष्प दाब पीओ था। क्या था भैया? पीओ। क्या था? पीओ। ठीक। जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया मैंने, अब देखिए, पहले जब अवाष्पशील विलेय नहीं था तब तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सारे के सारे अणु किसके थे? विलायक के थे। विलायक के, और वाष्पशील होने के लिए तैयार, तो दाब ज्यादा डालेंगे तो इसका मतलब वाष्प दाब अधिक रहा होगा। जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिला दिया
उनके कुछ स्थानों पर कौन आ गया, अवाष्पशील विलय। अभी हमने पढ़ा कि वाष्प दाब इज प्रोपोर्शनल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल इज प्रोपोर्शनल टू अणुओं की संख्या, वाष्पशीत होने वाले अणुओं की संख्या। जितनी ज्यादा अणुओं की संख्या वाष्पित होने के लिए तैयार है उतने ज्यादा वाष्प दाब होगा। पहले कितने अणु थे, अब कितने हैं, क्योंकि शर्त यह है कि ये वाष्पशील नहीं हो सकते, ये वाष्पशील नहीं हो सकते। तो अब अणुओं की संख्या कम हो गई कि नहीं, और अगर अणुओं की संख्या कम हुई तो बोलिए वाष्प दाब कम होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो विलयन का वाष्प दाब है वो मान लीजिए अब क्या हो गया भाई, पहले विलायक था पीओ, मिला दिया वाष्पशील, अब विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं क्या बन गया, पीएस। क्या बन गया, अब हेडिंग आती है हमारी वाष्प दाब का। देखो तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया है। अब फिर से आते हैं, क्या आपने वाष्प दाब समझा, वाष्प समझा, वाष्पन, वाष्प दाब समझा क्या होता है। अब हमको अवनमन समझना है और उसके बाद हम क्या समझेंगे, आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। वाष्प दाब में हुई यह कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है, आपेक्षिक अवनमन नहीं, अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, मान लो पहले विलायक था पीओ, विलायक का वाष्प दाब था पीओ, मान लो ये 100 रहा होगा और अवाष्पशील विलय मिलाते ही उसका वाष्प दाब यानी विलयन का वाष्प दाब 80 हो गया, तो आप क्या कहोगे वाष्प दाब का अवनमन कितना है, 20। और ये 20 आया कहां से होगा, 100 में से 80 घटाने पर। तो यानी वाष्प दाब का अवनमन क्या है, बोलो हाँ या ना। इसे पीओ माइनस पीएस से प्रदर्शित करते हैं, पीओ माइनस। अब यहां पे आते हैं हम, अगली हेडिंग है हमारी जो है वाष्प दाब का, यहां से बना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब है हमारा विलायक का पीओ, विलयन का पीएस, और उसका अंतर यानी वाष्प दाब का अवनमन है पीओ माइनस पीएस। और आपेक्षिक मतलब किसी के सापेक्ष। शुरू में विलायक का वाष्प दाब था पीओ, अवाष्पशील विलय मिला दिया गया और उसके वाष्प दाब में हो गई कमी। पहले कितना था और कितने की कमी आई, पहले मैं 100 नंबर पाता था और अब मैं केमिस्ट्री में 10 नंबर पाता हूं, तो मेरा ग्राफ कितना डाउन हुआ, नहीं 1/10 गुना। पहले मैं 100 पाता था, पहले वाष्प दाब पीओ हुआ करता था, अब इसके वाष्प दाब में कमी हुई। इसी को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इसका डेफिनेशन समझिए। किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसी कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, जिसे पीओ माइनस पीएस से प्रदर्शित करते हैं। वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। समझा? ये क्या है, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ। क्लियर? इसको भी नोट कर लीजिए।
अब इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक की एंट्री होती है और उनका नाम है राउल्ट। और उनका और वाष्प दाब से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, प्रूफ किया गया, डेरिवेटिव किया गया और उसके डेरिवेशन को भी हम लोग पढ़ते हैं। इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या है देख लेते हैं। बड़े ही ध्यान, पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने निष्कर्ष तक पहुंचे, तब उन्होंने रिजल्ट बताया। क्या बताया कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, ध्यान देना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट ने फलासन में बताया होगा कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय घटक कण के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? पार्ट से पीओ माइनस पीएस अपान, और विलय का मूल प्रभाज क्या होता है? यन अपान यन प्लस, जानते हो कि भूल गए? इसी नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। इसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन मैं आगे बताऊंगा, अभी पहले इसको समझिए। मान लीजिए अत्यधिक तनु विलयन है, मान लीजिए विलयन कैसा है? अति तनु है, या तनु विलयन के लिए अति तनु विलयन का मतलब क्या हुआ? यन इज ग्रेटर देन, सॉरी, n is small than 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 कैपिटल। जो स्मॉल n है बहुत कम है किसकी अपेक्षा? कैपिटल N के। तो उस स्थिति में n और कैपिटल N का जोड़ कितना हो जाएगा? कैपिटल N के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अतः पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर क्या हो जाएगा? यन अपान किसके लिए? तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए। सांद्र के लिए तो यही। और एक और बात है, अपने पाठ्यक्रम में कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान दें, ये तो पढ़ा दिया जाता है कि सीख लो कि पीओ माइनस पीएस अपान पीओ इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन, लेकिन पाठ्यक्रम में जो सवाल पूछे जाएंगे ध्यान देना, पाठ्यक्रम में
उपस्थित न्यूमेरिकल्स किससे सॉल्व होगा? पीओ माइनस पीएस अपान पीओ इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन से सॉल्व होगा। उससे सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सवाल तनु विलयन के लिए नहीं पूछा गया होगा। ये तो हमने कंडीशन लगा दी कि अति तनु विलयन है तो क्या होगा, लेकिन हमारा सवाल थोड़े वैसा होगा, तो आप किससे सॉल्व करेंगे? लेकिन सरप्राइज के स्टूडेंट इससे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? पीओ सवाल में ही पूछा है, माना विलायक का वाष्प दाब इतना है और उसमें फला ग्राम में विलय कर दिया गया, बताओ विलयन का वाष्प दाब कितना होगा? तो सारा दिया गया होगा, पीएस निकालना होगा, लेकिन आपको कठिनाई होगी। कौन इतनी कठिनाई झेले? एन की जगह डब्ल्यू अपान एम, स्मॉल एन की जगह डब्ल्यू अपान एम और कैपिटल एन की जगह कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। ये क्या है? इससे बहुत कठिन, बहुत समय लगेगा। आइए इसका कुछ आसान तरीका देखते हैं। तो क्या वैभव राउट का नियम याद हुआ? क्या फार्मूला बनेगा? जैसे याद किए थे, पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम एस टी, उससे 30-40 न्यूमेरिकल लगा लिए है ना। इसका भी तो होना चाहिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए। क्या है फार्मूला? पीओ पीएस पीओ बराबर एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। और वैभव हर कौन सा और अंश को हर में बदलते हैं, क्या हो जाएगा? बोलिए। चलो मत बदलिए, पीओ को उसके बटे में भेज दीजिए। भेज सकते हो? कोई दिक्कत? बोलो पीओ पीओ कैंसिल 1, और ये माइनस है, माइनस को उधर भेजिए और इसको उधर ले आइए। क्या कुछ गलत लिखा? बराबर पीएस अपान पीओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानियन कैंसिल। क्या बचा? कैपिटल एन अपान इक्वल टू, फिर अंश को हर कौन कर सकते हैं? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? बटे में भेजिए। कोई दिक्कत? कौन कैंसिल? कैंसिल +1 है, कहां भेजोगे? ये आया, यानी हमारा क्या आया?
पीओ माइनस पी एस अपान पीओ नहीं, ध्यान देना, पीओ माइनस पी एस अपान इक्वल टू एन अपान कैपिटल। हमारा था क्या, जो कि इसी के बराबर है, किसके बराबर, पीओ माइनस पी एस अपान पीओ इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल है, इसी के बराबर। इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि अब लिख सकते हैं पीओ माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू एन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू अपान। सारे न्यूमेरिकल को भैया इसी फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे। अगर इसके ऊपर रखोगे तो समय कम लगेगा और न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यही हमारा अभीष्ट न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने का टिप्स है। समझ में आया। अब एक चीज रह गया है कि सर इसका डेरिवेशन, और उसे बताएंगे इसका डेरिवेशन, और आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर, इस टॉपिक से भी कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने, कम से कम 25, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा।